फ्लोट। ओके, यही दो क्वेश्चन है अभी। यस सर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को अपन पहले समझते हैं, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे आप कैलकुलेटर पे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर प्री प्रोग्राम्ड आता है, तो अपन को वहां पे ज्यादा कुछ चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि डाटा टाइप कौन सा है, उसका कौन सी चीजें हैं, उसके साथ वर्क करिए। पर एक कंप्यूटर के लिए हर एक चीज को स्पेसिफिक करना या हर एक डाटा टाइप को बाइफरकेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसने 3 से 4 कैटेगरीज बनाई हैं। उसने इंटीजर बनाया, कैरेक्टर बनाया, एंड फ्लोट वो यूज करता है, एंड डबल यूज करता है। ओके, इन 4 कैटेगरीज पर वो यूज करता है। इनमें से जो 3 कैटेगरीज है वो नंबर्स की हैं। नंबर्स आता है आपका इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का और डबल टाइप का। ओके, ये 3 कैटेगरीज में उसने नंबर्स को स्पेसिफिकली कैटेगराइज किया है। पर जनरली जब अपन नंबर नॉर्मल एक यूजर नंबर यूज करता है तो वो इंट और फ्लोट को यूज करता है। अगर उसे नॉर्मल नंबर्स के साथ डील करना है, अगर उसके अब यहाँ पे जो चीजें आती हैं वो आती हैं कि एक हर एक जो आपका डाटा टाइप है उसकी एक रेंज है। रेंज और बोल सकते हैं इसे लिमिट या कैपेसिटी टू होल्ड और ऑपरेट ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, हर एक आप इंटीजर की जाएंगे तो इंटीजर सबसे कम डिजिट्स एक नंबर ऑफ डिजिट्स को होल्ड कर सकता है। उसके बाद आपके फ्लोट है और इसके बाद डबल आता है, और इसके बाद इसी के साथ जो फ्लोट और डबल के जो एक इंटरमीडिएट है वहां पे लॉन्ग फ्लोट को यूज करते हैं। ओके, और वैसे ही डबल के बाद अगर इससे और बड़ी आपको रेंज चाहिए तो लॉन्ग डबल होता है। ओके, एक जैसे एक आप लोगों ने जो ओके अभी एक एग्जांपल मैं दे रहा था एक बॉटल की एक कैपेसिटी के बारे में। सपोज आपके पास 20 ml का एक बॉटल है, एक 50 ml का है, और एक 70 ml का है, एंड एक है आपके पास 100 ml का। ओके, अगर आपको मैं कहता हूं आपको 60 ml फिलअप करना है तो आप कौन सा बॉटल प्रेफर करेंगे? सपोज ये मेरा ए है, ऑप्शन ए, एंड दिस वन ऑप्शन बी, and this is option C and option D. सी सर। ऑप्शन सी, 70 राइट? हाँ, ऑप्शन सी हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये वो ऑप्शन है जिसपे एटलीस्ट हम उसे कंप्लीटली फिलअप कर सकते हैं या कोई चीज ओवरफ्लो नहीं होगी। ओके, इसलिए हम लोगों ने इसे सेलेक्ट किया। सिमिलर वे पे जब हमें पता चलता है कि हमारा जो नंबर है, जो भी नंबर हमें यूजर इनपुट करने वाला है, अगर उसमें कोई प्रिसिजन वैल्यू है या कोई ऐसा जो नॉन इंटीजर वैल्यू है, यानी कि डेसिमल्स है, डेसिमल प्लेस, तो हम सीधे स्विच किस पे करते हैं? फ्लोट पे। ओके, पर फ्लोट की भी एक कैपेसिटी है। ओके, फ्लोट की एक कैपेसिटी है। ओके, रेंज ऑफ डाटा टाइप्स इन सी। ओके, यहां देख पा रहे हैं आप लोग? एक मैं यहां से सीधे यूज कर लेता हूं एक एग्जांपल। ओके, इसे मुझे जूम करने नहीं दे रहा है। ओके, ये विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसे एक बार ओके गुड। यहाँ पे देखो हर एक साइंड इंटीजर है, साइंड कैरेक्टर है, अनसाइंड कैरेक्टर है, एंड देन आफ्टर साइंड शॉर्ट साइंड इंटीजर, देन शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर,
एंड और इन सब से आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेन आपका ये चीज वेरी करती है वो है उसका रेंज। जनरली जब हम नॉर्मल यूजर जब हैंडल करते हैं या जब नॉर्मली हम प्रोग्राम करते हैं तो हम सिर्फ कैरेक्टर लेते हैं, और कैरेक्टर वैरी करता है -128 टू +127 की वैल्यूज पे। ओके और क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिकली कैरेक्टर्स के लिए डिफाइन किया गया है इसलिए हम इसे %c यूज करते हैं। देन आफ्टर दैट जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो हम जनरली मैक्सिमम जब हम नॉर्मल इंटीजर बोलते हैं तो वो साइंड इंटीजर होता है। दैट मीन्स -32768 टू +32767 तक की वैल्यू। अगर आप 32768 देते हैं तो वो उसे इंटीजर में फिर से रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है। ओके वो एक लूप, क्लोज लूप की तरह से ऑटोमेटिकली बिहेव कराता है कि जब कोई भी वैल्यू अगर इससे एक्सीड होती है वापस उसे वो यहाँ पे पहुंचा देगा। ओके और अगर आपको इससे बड़ी वैल्यू के साथ डील करना है तो आप अनसाइंड को यूज कर सकते हैं या आप लॉन्ग साइंड पे जाते हैं। या अगर जनरली जो नॉर्मल यूजर्स है वो सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ वेरिएंट यूज करते हैं, कैर, इंट, फ्लोट और या फिर डबल। वो इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट इस पे ज्यादा वो नहीं जाते क्योंकि उन सभी का जो परसेंटेज जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो सभी का लगभग सेम है। ओके यहाँ पे लॉन्ग आपका आ जाता है लॉन्ग साइंड, एंड देन फ्लोट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे -3.4 e⁻38 टू 3.4 e⁻38 तक जाता है, एंड इसके बाद लॉन्ग डबल आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं जो नॉर्मल कैलकुलेशन पे हमें रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ओके जब हम कोई बड़ा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तब हमें इतनी बड़ी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। सर हाँ इसलिए इसकी सर रेंज तो इसका एड्रेस हो गया ना। रेंज एड्रेस नहीं है बेटा, ये रेंज और एड्रेस में देखो, रेंज बोल सकते हो कैपेसिटी है उसकी कि वो उसके बीच की वैल्यूज को वो आराम से हैंडल कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉटल्स की एक कैपेसिटी के बारे में बताया कि ये जो बॉटल्स है ये 0 से अगर तुम चाहो तो ये 20 ml नहीं है, 0 to 20 ml है। ओके और ये 50 ml नहीं है, ये 0 to 50 ml है। ओके एंड यहाँ पे 0 to 70 ml है। ये उसकी रेंज है कि वो इसके बिटवीन जितने भी आप जो भी आपकी वॉल्यूम रहेगा, जो भी आपका फ्लूइड उस पर फिल करते हैं तो जो भी इस रेंज के बिटवीन रहेगा उसे वो इजिली हैंडल कर सकता है। ओके सर बट ये जो सर जो रेंज है ये अनसाइंड वाला वो सर 0 to जैसे 255 है तो वो तो 2⁻32 -1 अपन किए तो सर ये तो एड्रेस हो जाता है ना। ये एड्रेस का नहीं बेटा, ये रेंज का है। जब एड्रेस डिफरेंट होता है। ओके चलो मैं तुम्हें एड्रेस भी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो क्योंकि ये एड्रेस 255 तो 2⁻32 -1 हो जाएगा। देखो तो वैसे हाँ जो रेंज निकालते हैं क्योंकि जो चीजें हैं वो कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, तो ऑब्वियसली जो इनके जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ये जो कैपेसिटी आप यूज कर रहे हैं वो भी 2 के पावर्स पे होती है। यस ओके सर। ओके और ये उनका एड्रेसिंग डिफरेंट होता है। एड्रेसिंग इज समहाउ डिफरेंट देन देयर एक्चुअल रेंज। ओके जस्ट अ मिनट, मैं एक dtype.c रेंज ऑफ कैरेक्टर, हाँ रेंज ऑफ डाटा टाइप्स। अपन सिर्फ पहले अभी रेंज ऑफ डाटा टाइप्स को कैसे ये करना है उसे हम चेक करते हैं। ओके विजिबल है मेरा स्क्रीन सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड। एक और क्वेश्चन था हमारे पास, हम मिस कर रहे थे उस क्वेश्चन को, जो मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ टू कंपाइल C फाइल। ओके ये भी पूछा गया था आज। ओके जो Yes, हम sir. अभी देखेंगे। कभी भी मैं कोई क्वेश्चन मिस करता हूं तो मुझे एक जस्ट रिमाइंडर दे दिया करो, रिटर्न 0। ओके ये मेरा जो नॉर्मल सिंटेक्स मैं यूज करता हूं वही है मेरा, और मैं अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कैरेक्टर के साथ डील करता हूं कि कैरेक्टर कैसे परफॉर्म करता है कैर, और मैंने एक ch नाम का एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे। ओके ओके यहाँ पे मैंने कैर
एंड अब मैं यूजर से एक इनपुट लेता हूं, printf /n enter a character। क्या यूज करूंगा नेक्स्ट फंक्शन में? स्कैनर। गुड। और ये मैंने सी यूज किया, %c, और यहां से मेरा आ गया एड्रेस ऑफ ch। ओके, मैं चाहूं तो देखो अभी मैंने कैरेक्टर पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराया है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ 11 नंबर ऑफ लाइन में मैंने कोई भी वैल्यूज पे स्टोर नहीं कराया है, मैं जस्ट उसका एड्रेस प्रिंट करके दिखाता हूं आप लोगों की वो उसका एड्रेस क्या है। और उसका एड्रेस हमेशा चेंज होते रहेगा, जितने बार भी आप उसे कंपाइल करके जितनी बार भी आप रन करेंगे उसका एड्रेस चेंज होगा। एड्रेस ऑफ ch, हम उसका एड्रेस देखना चाहते हैं एंड /n फॉर न्यू लाइन। एड्रेस को प्रिंट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी %p फॉर पॉइंटर, क्योंकि जो एड्रेस टाइप है वो एक पॉइंटर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्लियर डिस्कशन करेंगे कि व्हाई स्पेसिफिकली यूज पॉइंटर। एंड आफ्टर दैट मैं इसे प्रिंट करता हूं printf /n ch equals to यहाँ तक प्रोग्राम क्लियर है सभी को? मैंने एक सिंपल एक कैरेक्टर क्रिएट किया, कैरेक्टर का मैं एड्रेस प्रिंट करा रहा हूँ, देन मैं कैरेक्टर पे एक वैल्यू ले रहा हूँ और उस वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। क्लियर है सभी को? सर लाइन 16 एक बार एक्सप्लेन कर देते। ओके, लाइन 16 मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल printf यूज कर रहा हूँ, ये न्यू लाइन मेरे लिए एक नया लाइन क्रिएट करने के लिए। डन, ये मेरा कैरेक्टर एक मैं मुझे फॉर्मेट प्रिंट करना है ch इक्वल्स टू, और %c मेरा कैरेक्टर को प्रिंट करता है। %c जो स्पेसिफायर है वो कैरेक्टर के लिए है, देन ch इज वेरिएबल नेम। ओके, क्लियर है? अब यस वो उस सर। वेरिएबल को प्रिंट करेगा। अब मैं कंपाइल करता हूँ, जनरली जो मैं कंपाइल फॉर्मेट यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ G++ फॉर रेफरेंस टू द कंपाइलर, GCC कंपाइलर के लिए G++, या आप GCC भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट काम करते हैं, कुछ कुछ केसेस पे ये दोनों डिफर करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा एक जैसा बिहेव करते हैं, कुछ कुछ केसेस पे ये बिहेव थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं जब आप GCC यूज करते हैं और जब आप G++ करते हैं। प्रेफरेंस आप G++ को दे सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं सिंपल फाइल नेम लिखता हूं जो मेरा है dtype.c। ओके, मुझे कोई भी चीज एक्स्ट्रा प्रिंटेड नहीं दिखाई दी, दैट मीन्स वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब मैं इस पे कुछ एरर डालता हूं और इसके बाद मैं इसे दिखाता हूं कि कैसे वो अगर एरर रहेगा तो कोई चीज कैसे प्रिंट होगा। यहाँ से मैंने टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन, अब मैं उसे रिमूव कर दिया, मीन सेमीकोलन मैंने लाइन नंबर 13 से। अब मैं उसे कंपाइल करता हूँ। देखो जैसे मैंने कंपाइल किया वो उसने मुझे एक इंडिकेशन एक मुझे दिया इन फंक्शन इंट मेन, वो बता रहा है कि कौन से फंक्शन में उसे प्रॉब्लम मिला है। एंड लाइन नंबर 14 5th कॉलम। ओके, उससे लगा कि देखो कई बार होगा कंपाइलर आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देगा, तो वहां पे आपको फिगर आउट करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। पर हाँ, उसने ये स्टेटमेंट सही लिखा, बिफोर स्कैनफ। ओके, expected a termination operator semicolon before scanf। दैट मीन्स आप बिफोर स्कैनफ जाएंगे, यानी कि बिफोर स्कैनफ ये ऑब्वियसली ये लाइन आता है, तो मुझे वहां पे एक टर्मिनेशन ऑपरेटर पुट करना है। एंड देन आफ्टर दैट मैं फिर से रिकंपाइल करूंगा एंड वो सक्सेसफुली कंपाइल कर लिया उसने। ओके, नो एरर्स। एंड अब मुझे रन करना है क्योंकि मैं उबंटू पे हूँ, इसलिए मैं इसका स्क्रिप्ट वाला वर्जन यूज करता हूँ ./and then a.out। ओके, और वो रन कर देता है। आप जो विंडो पे हैं आप चाहे तो इसके लिए कोड रनर यूज कर सकते हैं, एक अलग सा ऐप आता है, एक अलग सा एक्सटेंशन आता है जो आपके विजुअल स्टूडियो कोड में इंक्लूड हो जाता है, और उसके बाद आप उसे डायरेक्ट प्ले बटन से रन कर सकते हैं। या आपको जैसे ही कंपाइल होता है उसके बाद आपको जो भी फाइल नेम रहेगा उसका फाइल नेम, सपोज फाइल नेम वहां पे डी टाइप है तो dtype.exe आपको टाइप करना होगा और वो ऑटोमेटिकली इस फाइल को वो रन कर देगा।
ओके अगर आप इसे मैनुअली किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल ये रन हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम वो भी देखेंगे। एंटर कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया है 128 और उसने जो कैरेक्टर प्रिंट किया है, यहाँ पे ध्यान देना, उसने कैरेक्टर प्रिंट किया है 1। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ है? सर 1 की ASCII वैल्यू है 128। वेरी गुड, 1 की ASCII वैल्यू है 128। जैसे मैं उसे 128 देता हूं, वो 128 को कन्वर्ट कर देता है वो कैरेक्टर फॉर्मेट पे, और 120 जो 1 का ASCII वैल्यू है वो 128 है, और उसमें जब मैं प्रिंट करता हूं वापस तो मुझे प्रिंट दिखाता है कैरेक्टर पे 1 को। ओके क्लियर है? तो अब मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करता हूं, अब मैं इस चीज को कि अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सही आंसर है। ओके और ये आप लोग देख रहे हैं, जो ये एक फॉर्मेट दिख रहा है O×7FFCFAA30C47, वो एड्रेस है, वो मेमोरी लोकेशन है। ओके ये मेरे कंप्यूटर का मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे जो CH वेरिएबल है वो स्टोर्ड है। ओके अब मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और अब देखना। ओके मैंने उसी प्रोग्राम को फिर से रन किया और अब देखो अभी एड्रेस एंटायरली चेंज हो गया है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके अब मैं इसे 1 देता हूं और ये उसे 1 प्रिंट करता है। देखो मैंने उसे 1 दिया और इसने 1 प्रिंट किया। सर हाँ सर आप फिर से एक्सप्लेन कर दोगे एड्रेस का क्या रोल होता है? जस्ट समय बेटा। ओके रेंज इज डिफरेंट। रेंज आपका डिफाइन करता है कि वो कितनी बड़ी वैल्यू को वो पर्टिकुलर जो डाटा टाइप है वो हैंडल कर सकता है, पर एड्रेस ये बताता है कि वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी पे कहाँ पे स्टोर है। ओके और क्योंकि मेरा कंप्यूटर हेक्साडेसिमल वैल्यूज को यूज करता है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि 9 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जो 0 to 9 यूज करता है, उसके बाद वो A to F वैल्यूज को यूज करता है। ओके हेक्साडेसिमल वैल्यूज आप लोगों को पता है? नो सर। नो सर। ओके हेक्साडेसिमल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मतलब कभी नहीं पढ़ा है? आई थिंक 12th में रहा होगा आप लोगों के, बाइनरी एंड सर हेक्साडेसिमल। CS नहीं था सब्जेक्ट मेरा। यस सर। ओके यस सर था सर। यस सर था ना कन्वर्ट। नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी था बेटा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है नॉट अ प्रॉब्लम। मैं एक बार, और आई थिंक मैंने प्रीवियस क्लासेस पे भी मैंने शायद कवर किया था एक बार बाइनरी यानी। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर सिस्टम। ओके जब आप ह्यूमन की बात करें या किसी भी डिवाइस की बात करें तो हमें काउंटिंग या किसी भी तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एक नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ओके और नंबर्स का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज करते हैं हम। जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें कुछ फॉर्मेट्स आते हैं आपके बाइनरी, ओके जो कि कंसिस्ट होते हैं 0 and 1 से। आपका हर एक नंबर बाइनरी पे 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स ये दो इसके सेट्स हैं, कैरेक्टर सेट, जो आप या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर बाइनरी को अगर एज अ लैंग्वेज ट्रीट करें तो इसका अल्फाबेट होता है आपका 0 और 1। ओके जो भी सपोज आपको इसको 5 लिखना है तो इसमें आप लिखेंगे 101। ओके 101 एक 5 का इक्विवेलेंट है। और जनरली जो इसके बाद जो आता है बाइनरी के बाद वो आता है, सेकंड आता है आपका ऑक्टल। ऑक्टल जो नंबर सिस्टम यूज होता है, यहाँ आप यूज कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके इन सभी का सम अगर आप करते हैं तो ये 8 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसे ऑक्टल बोला जाता है। ये बाइनरी इसलिए है क्योंकि ये 0 और 1 दो एक पेयर ऑफ वैल्यूज को यूज करता है।
ओके, एक तरह से बोल सकते हैं 0 to 7 इसका जो अल्फाबेट्स है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का। ओके, और जिस भी नंबर या किसी भी साइन को आपको रिप्रेजेंट करना है वो आप इसी के फॉर्मेट पे 0 to 7 की वैल्यूज पे ही आप यूज करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज डेसिमल, जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं। ओके, ये कंसिस्ट होता है डेसिमल, दैट मीन्स 10 डिजिट से, ये 0 to 9 बोलते हैं इसे, 0 to 7 and 8 and 9। ओके, इन सभी नंबर्स को हम कंसिडर करके हम कोई भी वैल्यूज को हम क्रिएट करते हैं। ओके, इसे डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 99 लिखता हूँ या 5 लिखता हूँ मैं, ओके, 5 एक ऐसी वैल्यू है जो डेसिमल में भी 5 रहेगी, ऑक्टल में भी 5 ही रहेगी ये, एंड जब बाइनरी आप कन्वर्ट करेंगे तो 101 में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, और इसके बाद जो इससे भी बड़ा जो एक नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स यूज करता है एड्रेसिंग के लिए, वो है आपका हेक्साडेसिमल। ओके, इसमें आप यूज करते हैं डेसिमल को एज इट इज, डेसिमल नंबर्स इसमें यूज होते हैं 0 to 9, पर इससे बड़ी वैल्यू को यूज करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव यूज किया जाता है इसमें नंबर्स का। ए को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे 10 के लिए, एंड बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, एंड सी रिप्रेजेंट करता है आपका 12 को। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज हो सकते हैं, आप चाहे तो कैपिटल ही लिखें इसे, और जनरली जो कंप्यूटर यूज किया है यहाँ पे कंप्यूटर ने वो स्मॉल कैरेक्टर्स यूज किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज की एज इट इज रहेगी क्योंकि वो नंबर्स हैं। ओके, सी देन डी इक्वल्स टू 13 and E equals to 14 and F equals to 15। Okay, I think थर्ड सेमेस्टर में आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पे आप लोग इसके बारे में डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे, इसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है नंबर सिस्टम में, और नंबर सिस्टम में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, अभी जस्ट एक ओवरव्यू आप अपने माइंड पे आप रखिए कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और कौन से नंबर सिस्टम को पहचानना कैसे है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि आपको कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स आप श्योर हो जाइए कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, ये आपका हेक्साडेसिमल है। क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। Yes, sir. कुछ और डाउट इस पे? ओके, गुड। आई थिंक अब आप लोग क्लियर होंगे कि ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये जो रेंज है उसका वो क्या है, और जो स्टोरेज है वो डिफरेंट है। ओके, ये उसका एड्रेस है जहां पे वो स्टोर हुआ है। एक ऐसा सिनेरियो समझ सकते हैं, जब आप जब आप इंडिया से यूएस जाएंगे, सपोज आप इंडिया से यूएस जा रहे हैं, तो आपको स्टे करने के लिए कोई एक प्लेस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? आप होटल यूज कर सकते हैं, कोई फ्रेंड का होम यूज कर सकते हैं, या गेस्ट हाउस यूज करेंगे, कुछ ऐसा कोई ऑप्शन यूज करेंगे, पर उन सभी प्लेसेस का कोई ना कोई एड्रेस होगा। ओके, और जैसे ही आप वहां से फिर वापस आते हैं या फिर से दोबारा जाते हैं, तो हो सकता है वो आपको मिले वो पर्टिकुलर एड्रेस सेम नेक्स्ट टाइम, या हो सकता है आप कोई नए प्लेस पे स्टे करें। सिमिलर वे पे जब भी आप किसी एक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट करता है कंप्यूटर से या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कि भाई मुझे स्टार्ट का परमिशन मिला है या कमांड मिला है स्टार्ट करने का, मुझे आपकी मेमोरी यूज करनी है, आपकी कौन सी मेमोरी स्पेस जो फ्री है वो मुझे एलोकेट कर दीजिए। और कंप्यूटर हर बार चेक करता है अपने स्टैक ऑफ मेमोरी पे कि क्या उसके पास स्पेस फ्री है, और जो भी स्पेस सुटेबल उस पर्टिकुलर डाटा टाइप या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के से लगती है वो उसे असाइन कर देता है। देखो, फिर मैंने उसे ये किया, रन किया, और उसके बाद फिर उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। इवन दो अगर मैं इसे क्लोज करके फिर इमीडिएटली भी रन करता हूं, तो भी देखो इसके एकदम नियर बाय क्लोज अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू उसकी चेंज हो ही जाती है, हर बार उसे वो सेम वैल्यूज नहीं दे पाता। ठीक है, हाँ, कभी कभी ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम करते हैं कि आप एक मेमोरी के स्पेसिफिक एड्रेस को टारगेट करते हैं। मैं ये नहीं करता कि आप हर बार उस पर्टिकुलर ये कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, पर उस केस में सिचुएशन क्या आएगा, हो सकता है कोई और प्रोग्राम उस पर्टिकुलर स्पेस को यूज कर रहा है, उस केस में आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक्सेस करने नहीं देगा। ओके, आपको बोलेगा वेट फॉर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, एंड एज दैट पर्टिकुलर एड्रेस गेट फ्री आई विल अलोकेट इट टू यू।
ओके, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो आई थिंक हमने 2 से 3 क्वेश्चंस जो हमारे थे हमने उसे शॉर्ट कर लिया है। वाई वी नीड लॉन्ग फ्लोट या डिफरेंट टाइप क्यों हमें रिक्वायरमेंट होती है, और इसे एक और अपन समझ सकते हैं। एक बढ़िया एग्जांपल और मैं इसका देता हूं। ये तो कैरेक्टर के साथ था, अगर मैं इसे चेंज करता हूं इंट, मैं यहां से इसे चेंज कर रहा हूं इंट, और इसे मैं नम बना रहा हूं, एक न्यूमेरिक वैल्यू है मेरा, और यहां से मैं अब उस नम की एड्रेस को मैं प्रिंट करूंगा, एंड num, value of address of num and enter a number. ओके, और यहां से मैं इसे भी num कर रहा हूं, एंड %c to %d मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं उसे, एंड num equals to %d एंड num। मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूं। कंपाइल करने के लिए हम यूज करेंगे G++ एंड देन फाइल नेम d टाइप, और ये है इंट। आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि आपका फाइल नेम एज इट इज होना चाहिए जो जैसा आपने फाइल में लिखा है। ओके, उसने सक्सेसफुली कंपाइल किया, अब मैं इसे रन कर सकता हूं। देखो इसका एड्रेस उसने कुछ और दिखाया हमेशा। ओके, एक न्यू एड्रेस उसे असाइन हुआ है, और उसके बाद मैं उस पर एंटर वैल्यू बोल रहा है, मैं उस पर एक, अब मैं एक्चुअली में एक्चुअल उसका एड्रेस का जो रेंज है वो टेस्ट करना चाहता हूँ। जो अनसाइंड इंट है, जो आप अनसाइंड इंट यूज करते हैं या साइंड इंट जो यूज करते हैं, वो इस वैल्यू, इस रेंज की वैल्यूज को यूज कर सकता है। 32767, 32767, मैं वहां पे देता हूं 32767, यही वैल्यू है वहां पे। उसका जो मैक्सिमम रेंज है, जो मैक्सिमम रेंज वो होल्ड कर सकता है, देखो 32767 वो होल्ड कर सकता है, राइट। मैं वो मैक्सिमम वैल्यू से देता हूं और देखते हैं वो क्या बिहेव, कैसे बिहेव करता है। उसने एज इट इज प्रिंट किया, राइट। अब मैं इसे जस्ट एक वैल्यू में अपर देता हूं, यानी कि 327 मैं उसे देता हूं। अब देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होता है। ओके, -327 6 and 9। ओके, अनसाइंड, इससे होल्ड तो कर रहा है वो, पर फोर 2769, 4। Okay, just a minute. Three, 2, 7, 6, 9। सर साइंड इन की वैल्यू गलत दी है इसमें, क्योंकि वो शॉर्ट साइंड इन की भी सेम है साइंड जिस। Okay,
गूगल में कुछ बड़ा सा आ रहा है। ओके और सेम वही शो कर रहा है मुझे भी 32768। अब ये एक और चीज पर ये डिफर कर सकता है आप लोगों का। जस्ट अ मिनट। ओके मैं ऐसा ये करता हूँ। सर इंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है 2147483647। जस्ट अ मिनट बेटा। सर इंट में 2 बाइट और 4 बाइट होता है ना, इसके कारण उसका रेंज भी अलग है। एक्चुअली वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है और मैं अभी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ, तो हो सर सकता है। 2147483648 होगा, इसलिए शायद वो ले रहा है। ओके जस्ट अ मिनट। एक साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो आप लोग यूज कर सकते हैं और ये आपको वैल्यू दिखाता है। देखो उसने दिखाया int 4। मेरे सिस्टम में वो 4 बाइट्स का ले रहा है, पर अगर आप नॉर्मल सिस्टम पे हो सकता है आप अगर 32 बिट पे हो तो वो 2 हो सकता है साइज। ओके 2 बाइट्स का हो सकता है, तो इस हिसाब से शायद आई थिंक उस पे आपका जो साइज है, जो उसका कैपेसिटी है वो चेंज करेगा वहां से। नम अनडिफाइंड। ओके इस केस में 64 का मैक्सिमम क्या होगा? ओके किसी ने मुझे वैल्यू बताया था, क्या वैल्यू बता रहे थे आप लोग? 2147483648। ओके ये मुझे लॉन्ग का दिखा रहा है। सर ये लॉन्ग का भी है और इंट का भी है, अगर वो 64 बाइट में है तो। लॉन्ग डिफर करता है बेटा, जो साइज है। ओके हाँ लॉन्ग यहाँ पे 4 दिखा रहा है एंड डबल। ओके 4 बाइट्स। चलिए उसे अभी चेक करते हैं, हम एक लॉन्ग वैल्यू भी लेते हैं। लॉन्ग ऑफ एल एंड साइज ऑफ लॉन्ग। देखो यहाँ पे 8 ये का दिखा रहा है। अनसाइंड लॉन्ग इज 8 बाइट। ओके और ये एक और चीज आपको लोग इस पे डिफर मिल सकता है, आपके कंपाइलर का भी एक इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जब टर्बो सी प्लस प्लस यूज करें तो वो मे भी थोड़ा सा उसे डिफरेंट पैटर्न असाइन करे, और जब आप जीसीसी यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो उसे डिफरेंट असाइन करे। ओके आप एक बार ये करेंगे, जिनके पास विंडोज में यूज कर रहे हैं जो 32 बिट विंडोज है, जो लाइक विंडोज 7 आप यूज कर रहे होंगे, तो वो चेक करेंगे ताकि अपन को और क्लियरेंस मिल सके। ओके इसका जो मेन इसका मोटिव है वो है कि द अमाउंट ऑफ वैल्यू, द नंबर ऑफ डिजिट्स वो कितना हैंडल कर सकता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 डिजिट कोई नंबर लेता हूँ 9 8। ओके 9 8 7 6 5 एंड 4 वो उसे हैंडल कर रहा है एंड वो उसे भी हैंडल कर रहा है। ओके जनरली जब हम टर्बो सी पे इतनी बड़ी वैल्यूज को जब हम लोग जब जिस टाइम हम लोग परफॉर्म करते थे, अगर हम उसे 5 डिजिट से अबव देते थे वैल्यू, तो उसे वो हैंडल नहीं कर पाता था। ओके तो जो लोग टर्बो सी पे होंगे वो एक बार और चेक करेंगे, क्योंकि वही चीज कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर रही है कि वो किस अमाउंट ऑफ वैल्यू को वहाँ पे हैंडल कर पा रहा है। क्योंकि जो यहाँ से मुझे मिला है ये साइज, वो काफी डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है इस पे, और अगर मैं गूगल भी करूँ इसे सर्च करूँ तो वहां से भी जो चीजें मुझे मिल रही हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट मिल रही हैं।
एक और मुझे वो शो करता है, ओके उसने फ्लोट इंट, ओके इंटीजर और लॉन्ग को उसने एक ही बना दिया। ओके यहाँ पे उसने डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर आप 16 बिट पे हैं तो आप ये वाला रेंज यूज करेंगे, एंड ओके 32 बिट पे इंटीजर का जो रेंज है वो काफी बड़ा इसने शो किया है। ओके ये सही ये कर रहा है। सेव एज, एक्चुअली हमें कभी इस रिक्वायरमेंट होती है इस पर्टिकुलर रेंज की, पर हम इसे मेमोराइज करके हम लोग नहीं रखते जनरली। ओके इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी, क्योंकि इतना बड़ा नंबर को मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है आप लोग देख पा रहे हैं अभी इंट को ही एक लेंथ वर्ड भी बोलता है वो उसे, और वहां पे वो 16 बिट उसे असाइन कर रहा है, सॉरी ये रेंज असाइन कर रहा है वो 64 बिट पे 16 बिट। ओके यहाँ पे फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है 32 बिट पे। ओके जिन लोग अपने 32 बिट पे है वो अपने सिंपल अभी आप चेक करके देख सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ डिजिट्स ये हैंडल कर पा रहा है। ओके वहां से आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम पे आई थिंक ये 10 नंबर ऑफ डिजिट्स को भी हैंडल कर पा रहा है। ओके क्लियर है सभी को? इसे मैं एक और बड़ा सा वैल्यू कुछ देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5। ओके यहाँ पे अब इसका रेंज से मैंने अब यहाँ पे यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैंने उसके रेंज से बाहर की वैल्यू से दी, यहाँ पे एक मैंने एक बड़ा सा वैल्यू से दिया तो उसने उसे जितना वो होल्ड कर सकता था उतना उसने होल्ड किया, और उसके बाद उसने रोटेट करना उसे स्टार्ट कर दिया। ओके जो हमारा पिछला प्रोग्राम था इसमें आप चेक कर सकते हैं, इसे मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। रेंज और एक इंट नम। कैरेक्टर का जो रेंज होता है वो होता है -128 टू 127। ओके हम लोगों ने देखा है -128 टू 127। अगर इससे बाहर की वैल्यू हम उसे देते हैं, सपोज इससे बाहर की वैल्यू हम उसे देते हैं तो ऑब्वियसली वो उसे चेंज कर देगा। ओके मैं एक काम करता हूँ मैंने उसे कैरेक्टर की वैल्यू लिया और इसकी जगह मैं उसे एक इंटीजर की वैल्यू देता हूँ, और यहाँ मैं नम को ये करता हूँ, नम पे उसने स्टोर किया। अब मैं यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन परफॉर्म करता हूँ, ch इक्वल्स टू नम, एंड इसके बाद मैं नम इक्वल्स टू कैरेक्टर, और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ नंबर को। यहाँ पे मैंने क्या किया समझ आया सभी को? यहाँ पे समझ आया सभी को ये मैंने क्या चीजें की यहाँ पे?
ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंट का रेंज काफी बड़ा है, तो मुझे उस पर एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कैरेक्टर को यूज कर रहा हूं आपको रेंज, एक्चुअल में कैरेक्टर का रेंज कैसे रिपीट हो रहा है उसे मैं बताने के लिए। क्लियर है यहाँ पे सभी को? आवाज आ रही है मेरी? सर 128 क्यों प्रिंट हो रहा है? -128 प्रिंट हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, -128 प्रिंट हो रहा है क्योंकि उसका जो लिमिट है, उसे जो वो जो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है दैट इज 127, और जैसे ही उससे लिमिट का बाहर होता है वो उसे वापस 128 पर ले आता है उसे। ओके, और उसके बाद ध्यान देना, जैसे ही मैंने 129 किया उसने उसे 127 किया, जैसे ही मैंने 130 किया उससे 126 किया उसे। यस सर। ओके, एंड देन मैंने जैसे ही 131 किया उसने -125 किया। दैट मीन्स वो पीछे से रिपीट होना स्टार्ट होता है, एक सर्कल, काइंड ऑफ सर्कल वो क्रिएट करता है कि जैसे 127 पे वो पहुंचता है उसकी वैल्यू, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कहां से स्टार्ट हो जाता है, -128 से। ओके ओके सर। वो एक सर्कल क्रिएट करता है और इसी सर्कल पे वो हमेशा रहता है ताकि उसका जो लिमिट है वो उसके हमेशा अंडर द लिमिट रहे वो। और सेम वहां पे जब मैंने इंटीजर की वैल्यू को एक बड़ी वैल्यू दी तो उसने भी उसे खुद को रिपीट करना स्टार्ट किया। ओके, काइंड ऑफ उसने भी सर्कल क्रिएट किया, पर हुआ प्रॉब्लम क्या हो गया वहां पे, क्योंकि वो इतनी बड़ी वैल्यू को हैंडल कर रहा है जितना मैं अभी यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज के साथ तुम्हें शो नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जैक्टली उस वैल्यू पे पहुंचना फिर उसके बाद 1 2 को चेक करना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। पर क्योंकि रेंज एक सिंपल वैल्यू को हैंडल करता है, -128 to 127, वो बेहद आसान हो जाता है कि यहाँ पे आपको मैं समझा सकूं कि कैसे जो इसका लिमिट है वो रोटेट कैसे होता है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि कैसे वो खुद को रिपीट कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल 126 देता हूं तो वो 126 ही प्रिंट करेगा मुझे। ओके, एक बार मैं फिर से ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, मैं उसे 126 से स्टार्ट करता हूं, जब मैं उसे 126 देता हूं वो 126 प्रिंट करता है। जब मैं उसे 127 देता हूं वो 127 प्रिंट करता है। ओके, पर जैसे ही मैं उसे 128 देता हूं वो -128 पे आ जाता है, और जैसे ही मैं उसके बाद 129 देता हूं वो -127 पे होता है। दैट मीन्स जैसे ही उसकी वैल्यू हिट करती है 128 को, वो एक्चुअली में उसे बना देता है -128, और इसके बाद जितनी भी वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है, इसके बाद उसकी वैल्यू जितना भी आप इंक्रीज करें, 129 आप करते हैं, 128 आप करते हैं, 126 करते हैं, 7 एंड देन 126, यहाँ पे चेंज होते जाता है 127, 126 एंड 125, और ये माइनस पे रहेंगे। ये सारी वैल्यूज धीरे धीरे करके आपकी पॉजिटिव की ओर मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस कि कैसे वो बिहेव करता है रेंज पे? यस सर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसे।